नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद MCQ में। आज हम फिर से हाजिर हैं PYQ सीरीज़ में। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड PCS का जो इस साल हुआ है पेपर 2025 का 29 जून को, उस पेपर का सॉल्यूशन अमेंडेड आंसर की के साथ है। दोस्तों, PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये आपको एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि किस तरीके से आपको आगामी परीक्षाओं की तैयारी करनी है। सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा, आपको सही रणनीति के साथ और सही दिशा में तैयारी करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं अपना आज का नया पेपर जो हुआ है 29 जून 2025 को। देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ये मिलाने वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, इसका मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन आपको अच्छे से पता होने चाहिए ताकि आप मिला पाएँ। राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं और उनसे संबंधित राज्य पूछा गया है, जैसे सिमलीपाल, इंद्रावती, कान्हा और बांदीपुर, ये 4 दिए गए हैं और आपको पता लगाना है पहले कि ये किस किस राज्य में है। तो पहले का सही आंसर है 4। ए का है, देखो सिमलीपाल कहाँ पर है, उड़ीसा में। बी इंद्रावती आपका है छत्तीसगढ़ में। याद रखना ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, राष्ट्रीय उद्यान वैसे भी पूछे ही जाते हैं। कान्हा आपका है मध्य प्रदेश में, ठीक है, कान्हा आपका है मध्य प्रदेश में और बांदीपुर में है कर्नाटक में। तो इसका आंसर है पहले का ए, फर्स्ट आंसर इज द राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित से कौन सा पेट्रो रसायन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है? और आपके ऑप्शन है ट्राम्बे, जामनगर, रत्नागिरी या फिर वडोदरा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, जामनगर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय रेखा के सहारे स्थित है, यानी कि पश्चिम पर है स्थित। ये आपको सोचना है कौन है। ऑप्शन ए नवासेवा, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन सी तूतीकोरिन। ये आपका भारत का मैप है, ये पूर्वी है और ये है पश्चिमी। तो पश्चिमी तटीय रेखा के सहारे पर स्थित है कौन सा बंदरगाह? और इसका सही जवाब है आपका तीसरे का ऑप्शन नंबर ए, नवा सेवा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये बाकी तीनों के तीनों आपके पूर्वी तटीय सीमा के सहारे हैं या फिर एकदम ही कॉर्नर में है, साउथ में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की मुख्य भूमि का सही अक्षांशीय विस्तार है? और इसका सही जवाब है, हर एक बच्चे को सबसे पहला क्वेश्चन यही पढ़ा जाता है भूगोल में, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 8/4 उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चौथे का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वें प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। ट्रांस हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? ऑप्शन है बियाफो, सियाचिन, बाल्टोरो या फिर हिस्पार। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी, सियाचिन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष सदाबहार वन प्रकार का नहीं है? 4 वृक्ष दिए गए हैं और आपको पता लगाना है। इन तीनों, इसमें से 3 तो हैं सदाबहार और एक सदाबहार नहीं है, वो कौन है वो आपको पता लगाना है। और इसका सही जवाब है आपका छठे का ऑप्शन नंबर सी, साल। साल का वृक्ष सदाबहार नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का रेलवे नेटवर्क घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन है कनाडा, USA, रूस या फिर भारत। और इस क्वेश्चन यानी 7वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, USA। इसका रेलवे नेटवर्क घनत्व सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से झीलों का उनकी साइज के घटते क्रम में सही क्रम कौन सा है? यानी कि सबसे बड़ा झील कौन सी है, उसके बाद उससे छोटी और फिर सबसे छोटी, ऐसे करके आपको 4 झीलें दी गई हैं और आपको बताना है इसका सही जवाब। और 8वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ी है सुपीरियर, फिर विक्टोरिया, फिर मिशिगन और फिर है चिल्का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना है, इसको नोट कर लीजिए इसको भी, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किन नदियों के द्वारा निर्मित है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, कोलोराडो, ग्रेट कैनियन, ठीक है। ये कोलोराडो नदी के मैसे के द्वारा निर्मित हुआ है। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा सूर्य के चारों ओर चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय लेता है? उसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी, वरुण। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु मुख्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती है? कोपेन को जरूर पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में
पीसीएस लेवल, लोअर पीसीएस, एसएससी, हर जगह पे कोपेंसा जलवायु वर्गीकरण पूछता है। एक चार्ट बना लीजिएगा अच्छे से। और उसने जलवायु को विभिन्न भागों में बांटा है ना। उसके वर्गीकरण के अनुसार उसने हर एक जलवायु का एक नाम दिया, जैसे AMW, AW ऐसे करके उसके जितने भी हैं वो सब एक जगह पे नोट कर लीजिए, भारत के संदर्भ में भी और वर्ल्ड के संदर्भ में भी वो आपको नोट करना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है AMW किस जलवायु के संबंधित है। ऑप्शन है उत्तरी पश्चिम भारत, थार मरुस्थल, पश्चिमी तटीय प्रदेश या फिर उत्तरी मैदान। और 11वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, पश्चिमी तटीय प्रदेश। इसके लिए उसने लिखा है AMW। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया गया था, किसने दिया था बायोडाइवर्सिटी शब्द। ऑप्शन है WG रोसेन, टांसले, डार्विन या फिर डेविड। और 12वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, WG रोसेन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन पूर्व मानसून ऋतु के दौरान केरल व तमिलनाडु के कुछ भागों को प्रभावित करती है। और 13वें का सही जवाब आपका ऑप्शन बी, आम्र बौछार। पीसीएस का ये पेपर और सालों के से अपेक्षा इसमें इसका लेवल थोड़ा सा कम था, है ना। ज्योग्राफी के क्वेश्चन तो काफ़ी ही ईजी आए हुए थे इस बार, है ना। तो ऐसा होता है कभी कभी, लेकिन हर बार ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। और लेकिन आपको पता तो चल रहा है कि इससे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन कथन है, राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद यानी SCCC उत्तराखंड की स्थापना वर्ष 2011 में की गई। और इसका सही जवाब है नहीं, ये गलत कहता है। उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना यानी UAPCC को बनाने का उत्तरदायित्व राज्य के राजस्व विभाग को दिया गया था। ये भी क्वेश्चन गलत है, दोनों के दोनों ही कथन गलत हैं। 14वें का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि भूमि है, ये पूछा जा रहा है। और आपके ऑप्शन है हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल। उसका सही जवाब है आपका उधम सिंह नगर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से हिमालय का कौन सा भाग मुख्य सीमांत क्षेप और मुख्य केंद्रीय क्षेप। ये क्वेश्चन तो इस बार हर जगह पर रिपीट हुआ। जो हिमालय को अलग अलग भागों में बांटने वाली रेखाएं हैं, जो बाउंड्री लाइंस हैं, उनके बारे में पूछा ही गया था अलग अलग तरीके से। यहाँ पर मेन जो सीमांत क्षेप है, रेखा है, और मुख्य सेंट्रल थ्रस्ट, इन दोनों के बीच में कौन सा वाला हिमालय का भाग आता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है MBT और MCT के बीच में। ऑप्शन है शिवालिक, फिर लघु हिमालयी, फिर केंद्रीय रवेदार क्षेत्र या फिर D तैथिस हिमालयी क्षेत्र। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, लघु हिमालय इनके बीच में स्थित है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड में पशुपालन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन आपको करना है। पहला कथन है, पशुपालन कृषि का एक अनुपूरक व्यवसाय है। हाँ जी हाँ, ये सही है। 17वें का ये जो है ये तो सही हो गया। हाँ, दूसरा देखते हैं क्या कहता है, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय क्षरण से भेड़ पालन प्रभावित हुआ है। हाँ सही है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नॉट वाले क्वेश्चन जरूर पूछता है, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। कहता है इनमें से कौन सा सही नहीं है। 4 दिए गए हैं, उनके सामने जनपद लिखे गए हैं हवाई अड्डों के सामने, एक जो है गलत लिखा गया है, वो आपको पता करना है। नैनीसैनी पिथौरागढ़ में है क्या। 18वें का देखते हैं, नैनीसैनी पिथौरागढ़ में हाँ जी है। गौचर रुद्रप्रयाग में नहीं है, ये चमोली में है, ये तो आपका गलत हो गया, यही है आपका सही आंसर। चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी में, ये भी याद कर लीजिए। पंतनगर में है आपका हवाई अड्डा, उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न देखते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य दे दिए गए हैं और वो कौन से जिले में या कहाँ पर स्थित हैं, ये पूछा जा रहा है और यही आपको मिलाना है। जैसे कि पहला देता है अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको मिलाना है, ठीक है। तो इसका तो देखिए अस्कोट कहाँ पर है, अस्कोट आपको पता है पिथौरागढ़ में है। तो ए का चौथा कहीं पर है क्या, ए का चौथा सिर्फ एक ऑप्शन में है, सी में। तो ये हो गया इसका सही जवाब, ए का सी, यानी कि बी यानी बिनसर हो गया आपका तीसरे नंबर पे। बिनसर आपका अल्मोड़ा में है, ये भी ठीक हो गया, ठीक है। अब आ गया गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका है उत्तरकाशी में, सी का पहला। और नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया आपका नैनीताल में। तो सबका लोकेशन आपको पता रहनी है, इसी से आपका क्वेश्चन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है। कथन 1 कहता है उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील
सील है, जी हाँ सही है, ये कथन तो सही हो गया। उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट उत्पन्न हो रहा है और जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, हाँ जी हाँ ये एकदम सही है, यानी कि 20वें का सी ऑप्शन यानी कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, ये हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21वें प्रश्न पर हम आ चुके हैं। 21वां प्रश्न कहता है निम्न के कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को आपने चुनना है और बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। वन रावत पिथौरागढ़ जनपद के निवासी हैं, हाँ सही है, पहला कथन सही हो गया। वन रावत वन विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने तक स्थानांतरणीय कृषि करते थे, जिसे झूम कृषि भी करते थे, हाँ जी एकदम करते थे, यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, उनकी स्थापना का वर्ष पूछ रहा है और देखिए इसमें सबसे इजी है, देखो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, आपको मेल नहीं करना है, नॉट कौन सा सही नहीं है ये बताना है। कार्बेट वाला तो सही है, 1936 में होता है ये भी सही हो गया, ठीक है। और अगला क्या है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये 1989 में नहीं, ये गलत हो गया आपका, ये ऑप्शन ही आपका सही आंसर हो गया। राजा जी 1983 में बना है, गंगोत्री बना है 1989 में, ये सही है। तो इसका 22वें का सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। आपको बताना है कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कौन से सन में यह स्थित हुआ है, स्थापित हुआ है, ये आपको पता लगाना है और इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है, आपको सही उत्तर का चयन करना है। कथन कहता है उत्तराखंड वन और जैव विविधता में समृद्ध है, हाँ सही है, यानी कि ए तो सही है, अभिकथन ए तो सही कहता है 23वें का, ठीक है। अब दूसरा कहता है धरातली बनावट या उसका कारण क्या है, धरातली बनावट और जलवायु मूलतः वन और जैव विविधता का निर्माण करते हैं, हाँ एकदम सही कहा है, यही इसका कारण है, इसकी जैव विविधता इसी की वजह से है क्योंकि इसकी धरातली बनावट और जलवायु यही जैव विविधता को निर्धारित करते हैं, यानी कि ए और आर दोनों के दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ 23। अगला प्रश्न देखते हैं उत्तराखंड की निम्नलिखित नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, पूरब से पश्चिम की ओर, ये है आपका पूरब और ये है आपका पश्चिम। यहाँ से यहाँ की ओर मैप में चलेंगे तो कौन सी नदियाँ कहाँ को आती हैं ये आपको बताना है, यानी सबसे पहले पूरब की ओर पहली इनमें से कौन सी नदी होगी ये आपको पता लगाना है, ठीक है। और इसका सही जवाब है 24वें का ऑप्शन ए, नहीं सॉरी पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा गया, पश्चिम से पूर्व, यानी कि आपको ऐसे नहीं बताना है, आपको पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ से आगे जाना है। पश्चिम में देखिए यमुना सबसे पश्चिमी नदी है, ठीक है, फिर भिलंगना आती है और फिर अलकनंदा और फिर आती है गोरी नदी, ये है इसका राइट आंसर। उत्तराखंड के निम्नलिखित भू आकृतिक प्रदेशों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर हमें बढ़ना है, दक्षिण से उत्तर की ओर, पहले दक्षिण में कौन आता है वो आपको बताना है और फिर आएगा सबसे ऊपर उत्तर की तरफ। तो देखिए महान हिमालय तो होगा नहीं, ये तो सबसे ऊपर है उत्तर, ठीक है, ये आ जाएगा, देखिए ऑप्शन सी तराई आएगा, सबसे नीचे तराई है, फिर उसके ऊपर है शिवालिक और फिर लघु हिमालय और फिर है महान हिमालय, यानी कि 25वें का सी है सही जवाब। हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 26वें की तरफ आ चुके हैं। देखिए जनगणना से क्वेश्चन हर एग्जाम में आया है, ये मैंने पहले भी कहा है, सेंसस को अच्छे से तैयार करिएगा। सेंसस यानी कि जनगणना, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के अवरोही क्रम में उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों के समूहों में से कौन सा सही है, यानी कि अवरोही क्रम में आपको लिंगानुपात का निर्धारण करना है कि सबसे अधिक लिंगानुपात किस जनपद में है, फिर उससे कम किस में है और फिर उससे कम और फिर सबसे कम, ऐसे करके 4 जिलों को आपने अरेंज करना है, ठीक है दोस्तों। आज का सही जवाब आपका देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 26वें का ए हो जाएगा, ठीक है। अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, लिंगानुपात मतलब 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा में है, इसी को लिंगानुपात बोलते हैं। फिर रुद्रप्रयाग और फिर टिहरी गढ़वाल और फिर आता है आपका हरिद्वार, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब खनिज दे रहा है और खनिज कहाँ पाए जाते हैं, 4 ऑप्शन है, 4 आपको दे रहा है, ठीक है, खनिजों के नाम और उनके सामने उनका डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, इनमें से 3 एकदम सही हैं, एक है जो सही नहीं है। नॉट वाले क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए देगा ही देगा एग्जाम में, ठीक है, तो आपको अच्छे से जवाब देना है। डोलोमाइट देहरादून पिथौरागढ़, क्या ये यहाँ पाया जाता है 27वें में, हाँ ये यहाँ पाया जाता है। सोप स्टोन चमोली और बागेश्वर में पाया जाता है, जी हाँ यहाँ पाया जाता है, एकदम सही है।
ग्रेफाइट अल्मोड़ा और नैनीताल में पाया जाता है, जबकि सिलिका सैंड जो है पौड़ी गढ़वाल में नहीं पाया जाता। यही है इसका सही जवाब, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 27 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब 28वें पर हम आते हैं। 28वां कहता है कौन सा मंत्रालय नागरिक अधिकार संरक्षण नियम 1977 को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है दूसरा नंबर का है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, फिर आता है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और लास्ट में आता है जनजातीय कार्य मंत्रालय। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 2 एंड 4। गृह मंत्रालय आता है प्लस सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भी आता है। इसके अलावा जनजातीय कार्य मंत्रालय, ये तीनों के तीनों मंत्रालय केंद्रीय मंत्रालय हैं जो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डीप क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। और तीसरा इसमें नहीं आता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सेवा का अधिकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित राज्यों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। काल अनुसार व्यवस्थित करने वाला क्वेश्चन भी एक न एक आ ही रहा है, तो हर एक चीज़ की डेट आपको अच्छे से याद रखनी है। सेवा का अधिकार अधिनियम सबसे पहले किस राज्य में हुआ, उसके बाद फिर किस राज्य में हुआ, ऐसे करके आपको बढ़ते हुए चलना है ना। सबसे पहले किस में होता है सेवा का अधिकार, सबसे पहले पंजाब में है, तो पहला आ गया। अब पहला वाला कोई है इसमें, ये 2 हैं पहले वाले, यानी सी और डी तो नहीं होंगे, पहला है। अब फिर आता है आपका असम, पहला और दूसरा है, हाँ ये दोनों में पहला दूसरा है। और उसके बाद आता है आपका तीसरा, महाराष्ट्र ही है, नहीं महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र में सबसे लास्ट में इनमें से, फिर आता है गुजरात और फिर आता है महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लासगो में 30वें प्रश्न में पहुंच चुके हैं। ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पंचामृत लक्ष्य संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ऑप्शन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से, विदेश नीति से, जलवायु परिवर्तन से या फिर अन्य देश में निवेश योजनाओं से। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, जलवायु परिवर्तन से। ये है इसका सही जवाब। अनुच्छेद देखिए, अब आर्टिकल्स पूछता है अच्छे। आर्टिकल 66 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऑप्शन बी संसद एवं राज्यों के विधायिकाओं के सदस्य, ऑप्शन सी केवल राज्यसभा के सदस्य, या ऑप्शन डी केवल लोकसभा के सदस्य। और 31 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये सभी के सभी सदस्य, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सभी सदस्य, चाहे वो मनोनीत हों चाहे निर्वाचित हों, सभी के सभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आर्टिकल 66 में लिखा गया है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 32वें प्रश्न पर आ चुके हैं। अप्रैल 2025 तक भारत निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों या आयोगों का पक्षकार नहीं है, किसमें भारत का साइन नहीं है, ये आप समझिए। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहा है। 4 में पहला है जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन, जिसे साइट्स कहते हैं। ठीक है, क्या इसमें पक्षकार है या नहीं है, ये आपको बताना है। 32वें में इसमें तो है भारत। विश्व विरासत सम्मेलन, हाँ इसमें भी है। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सम्मेलन, इसमें भारत नहीं है इसका पक्षकार। अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग, इसमें तो है। ठीक है, तो इस तरीके से 33 का सही जवाब जो हो गया आएगा वो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 101वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी EWS के आरक्षण से, ऑप्शन बी है निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से, ऑप्शन सी कहता है दल बदल कानून से, या ऑप्शन डी राष्ट्रव्यापी वस्तु एवं सेवा कर GST से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी GST से। ये हाल ही में चर्चाओं में बना हुआ था। जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट होंगे संविधान के, उन्हें आप जरूर याद करके जाइएगा। इस पर एक वीडियो बना हुआ है जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। सारी टॉपिक वाइज सीरीज को आप अच्छे से पढ़िए, आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ मिलेंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी में इम्पॉर्टेंट पार्ट वो निभाएंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। और 34वां 21वां एशियान भारत शिखर वार्ता सम्मेलन कहाँ पर हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑप्शन है इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस या फिर वियतनाम। और इसका सही जवाब है 34वें का ऑप्शन सी, लाओस। अभी जो है आसियान का सम्मेलन कहाँ हुआ ये पूछा जा सकता है, चर्चाओं में रहता है आसियान, हमेशा ही क्वेश्चन पूछा गया है इससे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लाओस। अनुच्छेद 19(1) के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। 19(1) उसमें बहुत सारी स्वतंत्रताओं का जिक्र है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सी उसमें शामिल नहीं है, नॉट कह रहा है।
ऑप्शन पढ़िए, समान अवसरों का अधिकार, फिर कहता है शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार, फिर कहता है किसी भी पेशे को अपनाने का अधिकार, और फिर कहता है वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें कौन शामिल नहीं है ये आपको बताना है, और इसका सही जवाब है केवल एक, यानी कि समान अवसरों का अधिकार इसमें नहीं आता, उसका अलग आर्टिकल है, वो 19(1) में नहीं आता है, बाकी तीनों के तीनों हैं, यानी कि आपका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी संस्तुति में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था, और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति। लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकपाल की चयन समिति में राज्यसभा का सभापति भी सम्मिलित होता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, लोकपाल अधिनियम के ऊपर आपको डिटेल में पता होना चाहिए। अब आजकल कथन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं कि कौन सा सही है कौन से नहीं है, जब डिटेल में पता होगा तभी आप सही से बता पाएंगे। और देखिए दूसरा कहता है, भारत के भीतर और बाहर दोनों जगह के भारतीय लोकसभा पर यह अधिनियम लागू होगा। ये क्या सच है दोनों के दोनों, ये आपको पता लगाना है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। यह भारत के भीतर और बाहर दोनों जगह के भारतीय लोकसभाओं पर लागू होता है। राज्यसभा का सभापति इसमें शामिल नहीं होता इसकी चयन समिति में, ये गलत हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 38वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ चुके हैं। 38वां प्रश्न कहता है, 2023-24 में भारत के वैश्विक व्यापार में आसियान का योगदान परसेंटेज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन सही है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर जो ट्रेड होता है भारत का, उसमें आसियान का योगदान कितना है। ठीक है, आसियान का योगदान परसेंटेज बताना है आपको, और ऑप्शन ए है भारत के वैश्विक व्यापार का 16%, फिर बी कहता है भारत के वैश्विक व्यापार का 11%, सी कहता है भारत के वैश्विक व्यापार का 25%, और डी कहता है भारत के वैश्विक व्यापार का 21%। 38वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, भारत के वैश्विक व्यापार का 11% में आसियान का योगदान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किस वाद में न्यायालय के आदेशों की ऐच्छिक अवहेलना को न्यायालय की अवमानना घोषित किया गया था, ऐसा कौन सा वाद था, ये आपको बताना है, और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, ML सचदेव बनाम भारतीय संघ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये भी लेवल अच्छा था इस पर। हाल ही के दशकों में भारत की निरस्त्रीकरण नीति के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बता रहा है, जिससे इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, भारत FMCT पर CD में वार्ता का समर्थन नहीं करता है, ये आपका क्वेश्चन है गलत नहीं, वो करता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, इस समय ऑप्शन बी ही होगा आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन आयोग ने कर दिया था डिलीट, इसका रीजन देखिए अभी पता चल जाएगा आपको। ऑप्शन ए कहता है, यह सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करता है, ये एकदम गलत है, ये गलत हो गया, क्योंकि सभी के लिए शिक्षा नहीं है, इसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए होता है शिक्षा का अधिकार। दूसरा कहता है, मूल संविधान के भाग 4 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। हाँ, किया गया था, ये सही है, दूसरा सही है। ठीक है, इसके बाद कहता है 91वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात यह मूल अधिकार बन गया, नहीं, ये भी नहीं है, यानी कि पहला और तीसरा तो हो गया इसका गलत, और सिर्फ दूसरा था, और ऑप्शंस में कहीं पर भी दिख नहीं रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन क्या कर दिया गया था, डिलीट। सही था, ये डिलीट किया गया। सही जवाब इसका केवल 2 है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग की स्थापना जनवरी 1, 2014 को हुई थी। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो इनमें से आपको इन 3 कथनों में से कौन से कथन सही है, ये आपको बताना है, और इसका सही जवाब है केवल 2। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा स्थापित किया गया था, यह है इंपॉर्टेंट, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल के आकार कुल लोकसभा सदस्यों का 15% कर दिया गया था? ऐसा कौन सा अमेंडमेंट था जिसमें मंत्रिमंडल का आकार 15% कर दिया था कुल लोकसभा के सदस्यों का? ऑप्शन देखिए, 91वां संशोधन, फिर है 92वां संशोधन, फिर 74वां, या फिर है 86वां। 74वां और 86वां ये तो पंचायत से है, ये शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, अब आपका रहा 91वां और 92वां,
और इसका सही जवाब होगा 43वें का ऑप्शन नंबर ए 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। इसके द्वारा ही लोकसभा सदस्यों का 15% ही मंत्रिमंडल का आकार हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड में मोबाइल न्यायालय, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, के विषय में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। मोबाइल ई न्यायालय परियोजना के द्वारा न्यायालयों, कक्षों, कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट सुविधा से युक्त मोबाइल गाड़ियां गांवों में भ्रमण करेंगी। क्या यह सही है? जी हाँ, ये एकदम सही बात है। इसके पीछे विचार यह है कि न्याय विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के द्वार तक पहुंचाया जा सके। एकदम सही है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संसद में अपनी राय देने के लिए निम्नलिखित में से किस अधिकारी को आमंत्रित किया जाता है? यह है संसद की बात, और इसका सही जवाब आपका होगा 45वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इनको जो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसमें बहुत बच्चे गलती कर सकते हैं। 45वें में मुझे लग रहा मैंने गलत लगा दिया है। 45वें में ये नहीं होता है, मुख्य न्यायाधीश से मतलब नहीं है, महान्यायवादी होता है। इंपॉर्टेंट है, महान्यायवादी को संसद में अपनी राय देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह संसद में वोटिंग नहीं कर सकता, हालांकि ये वहाँ की अपनी राय जरूर देता है। ठीक है, महान्यायवादी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 45वें का आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। उत्तराखंड का क्वेश्चन है। उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग 13 मई 2013 को अस्तित्व में आया। क्या यह सही है? जी हाँ, ये सही है। उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग 13 मई 2013 को अस्तित्व में आया और इसका उद्देश्य शासन में अधिक जवाबदेही को, पारदर्शिता को लाना है। हाँ, एकदम सही है, पहला और दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्तराखंड में विधानसभा के अध्यक्ष एवं प्रोटेम अध्यक्ष की भूमिका का निर्वाह एक से अधिक बार किया गया है? जो एक से अधिक बार विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा हो और प्रोटेम अध्यक्ष भी रहा हो, ऐसा कौन है इन चारों में से? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, हरवंश कपूर। 2006 में उत्तराखंड में प्रथम एशियाई मेयर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख उत्तराखंड में पंचायत के द्वारा नहीं रखा जाता है? इसका सही जवाब आपको बताना है और इसका सही जवाब आपका स्वास्थ्य रजिस्टर नहीं रखा जाता, बाकी तीनों रखे जाते हैं। नोट पूछ रहा है, नोट। परिवार रजिस्टर मिलेगा आपको पंचायत में, जन्म मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर मिलेगा, अनुदान रजिस्टर मिलेगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य रजिस्टर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित करना है, 4 ऑप्शन दे रहे हैं, उनके सामने नाम लिखे गए हैं, आपको बताना है कौन से सुमेलित हैं बताइए, यस वाला पूछ रहा है। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष क्या नित्यानंद स्वामी थे? नहीं, ये नहीं है। उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता, ये भी नहीं है। नंदा वल्लभ तिवारी भी नहीं है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, ये भी गलत हो गया, इंदु कुमार पांडे। हाँ, उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट एल्वा रही हैं। ये ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी सही हो गया आपका। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, 51वें प्रश्न में हम आ चुके हैं। किस वर्ष में उत्तराखंड में जौनसारी, थारू, भोटिया, बुक्सा एवं राजी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1967। 1967 में इन्हें घोषित किया गया था अनुसूचित जनजाति। अगला प्रश्न है। IMF की अप्रैल 2025 की विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की नॉमिनल GDP $10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगी और इसका सही जवाब है आपका 4.187। ये होगी 2025 में 4.187 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर भारत की नॉमिनल GDP होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। 53वें का सही जवाब आपको बताना है। फेमा 1 जून 2000 से अस्तित्व में आया, प्रभाव में आया। हाँ, एकदम सही है, पहला तो सही हो गया। ठीक है, फेरा मुख्यतः विदेशी ऋण दायित्व के लिए नहीं, ये गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है। 54वें प्रश्न की तरफ हम आ चुके हैं। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। उत्तराखंड की कार्यपालिका में राज्यपाल का राज्याध्यक्ष के रूप में सम्मिलित होता है। जी हाँ, एकदम सही है, ये बात तो एकदम सही है।
कार्यपालिका में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद शामिल होती है, जी एकदम सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 54वें में ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, फटाफट अंदाज में हमें पेपर सॉल्व करना है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF के बारे में कौन सा कथन सही है। अब कोई भी चीज़ आप पढ़ो तो उसे थोड़ा डिटेल में पढ़ो, अगर आपको पीसीएस का एग्जाम निकालना है तो, ठीक है। उसके नोट्स पता होने चाहिए, कोई भी नया टॉपिक आ रहा हो तो उसके 4-5 पॉइंट पक्का आपको मिल जाएंगे, उनके 4-5 पॉइंट्स आपको नोट्स की फॉर्म में बनाने होंगे, ठीक है। प्रारंभिक GEF स्थापित करने पर 1990 में सहमति व्यक्त की गई थी, क्या यह सही है ना। इसमें ये सही है, एकदम सही बात है। 1990 में GEF के बारे में सहमति हुई थी। UNDP, UNEP और विश्व बैंक GEF परियोजनाओं को लागू करने वाले प्रारंभिक भागीदार थे, जी हाँ। भारत GEF का एक दाता एवं प्राप्तकर्ता दोनों है, जी एकदम सही, यानी कि उपरोक्त सभी कथन सही हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी हो गया सही। विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन यानी MC13 का आयोजन डैश में किया गया था, ये आपको बताना है कहाँ किया गया था। उसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी अबू धाबी में। जो भी इंटरनेशनल सम्मेलन होते हैं उस पर हमने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देखिएगा, उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। देख तो रहे हैं आप सामने क्वेश्चन में सम्मेलन से काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है, आसियान पूछ रहा है, अभी ये मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है विश्व व्यापार संगठन का यानी कि WTO का, तो ये भी पूछा गया। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार किस राज्य या किन राज्यों का SDG इंडेक्स स्कोर सबसे अधिक है। 4 ऑप्शन है, केरल, उत्तराखंड, गोवा और तमिलनाडु। इसमें से कौन से का SDG स्कोर सबसे अधिक है, ये आपको बताना है। उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 1 और 2 यानी कि केरल और उत्तराखंड, यहाँ का SDG इंडेक्स सबसे अधिक है, स्कोर सबसे अधिक है। अगला प्रश्न कहता है मार्च 2025 के अंतर्गत भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित घटकों की हिस्सेदारी का सबसे बड़े से और सबसे छोटे तक का सही अवरोही क्रम क्या है, यानी सबसे ज़्यादा इन चारों में से क्या है अपने पास विदेशी मुद्रा भंडार में। सबसे पहले वो बताना है और उसके बाद उससे कम और फिर सबसे कम, ऐसे करके आपको अरेंज करना है। तो पहले देखते हैं स्वर्ण भंडार, विदेशी मुद्रा संपत्ति, IMF के पास आरक्षित स्थिति या फिर SDR। और इसका सही जवाब है आपका, देखिए सबसे ज़्यादा तो हमारे पास है IMF के पास नहीं 58वें का सही जवाब होना चाहिए। सबसे ज़्यादा हमारे पास विदेशी मुद्रा संपत्ति यानी कि दो है, कोई इसमें से नहीं, यही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी हो गया 2। पहले विदेशी मुद्रा संपत्ति है, उसके बाद अपने पास आगे गोल्ड और उसके बाद आपके पास है SDR हमारे पास ज़्यादा है, यानी कि 3 2 1 4 और 3, ये है सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए जेल में रहने की लागत की अवधारणा का उपयोग किसने किया था। और आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, CD देशमुख या फिर ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। और उसका सही जवाब आपका दादा भाई नौरोजी, इन्होंने गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए जेल में रहने की लागत की अवधारणा का उपयोग किया था, यानी कि जेल में रहने के लिए कितनी लागत लगेगी वो आपकी गरीबी रेखा का निर्धारण करेगी, ठीक है। नीति आयोग की वित्त वर्षीय 2022-23 की वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है उड़ीसा, गोवा, केरल या फिर छत्तीसगढ़। और इसका सही जवाब आपका उड़ीसा रहा है इसमें टॉप पर। अगला प्रश्न देखते हैं, 61वें प्रश्न की ओर हम बढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समाजकारी कल्याणकारी योजनाओं को काल के अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना, यानी सबसे पहले कौन सी आई और फिर सबसे लास्ट में कौन सी आई, ये आपको बताना है, ठीक है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, हाँ जी हाँ, ये पहले नंबर पे है, तो यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 61 का बी हो जाएगा क्योंकि बाकी किसी में पहला नंबर ये है नहीं। तो पहले का ये क्या कहता है, फिर आता है चौथा, पहला फिर चौथा, यानी कि सबसे पहले पहला और फिर आता है चौथा और फिर आता है तीसरा और फिर आता है दूसरा, यानी कि पहले में सबसे पहले IRDP आया है, फिर आया है आपका ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP, और फिर आया है आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना, और सबसे लास्ट में आता है आपका IREGP ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। अगला प्रश्न देखते हैं, अब आ गया 62वां प्रश्न। भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा सूचक जीवन स्तर निर्धारण के आयामों में से नहीं है। और आपके ऑप्शन है पकाने के ईंधन, पीने का पानी, स्कूली शिक्षा के वर्ष या फिर ऑप्शन डी
स्वच्छता, ये नॉट पूछ रहा है, कौन नहीं है, इसको जरूर देखिएगा। नॉट वाले क्वेश्चन पक्का क्वेश्चन गलत होते हैं, और एक एक क्वेश्चन गलत होते होते कब आपके 10 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे और एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, थोड़ी सी गलती आपका स्कोर बिगाड़ेगी। पकाने के ईंधन, पीने का पानी, स्कूली शिक्षा के वर्ष, या ऑप्शन डी स्वच्छता, ये आयामों में नहीं शामिल है, ये आपको बताना है। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, स्कूली शिक्षा के वर्ष, ये इसमें नहीं है, जीवन स्तर के निर्धारण के आयामों में ये शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, कोप वेरी इंपॉर्टेंट है, कोप से क्वेश्चन आ ही रहा है। देखो लेटेस्ट कोप से लेकर 2700 कोप तक का पूछा गया है। और अगर आपको लेटेस्ट वाला पता है, चौथा कोप 30 कहाँ पर हुआ था? कोप 30 जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कोप 30 बाकू में हुआ है। यानी कि अगर चौथे का बी किस में है? चौथे का बी है आपका ऑप्शन सी में, यानी कि 63वें का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। नहीं, चौथे का बी नहीं है, बाकू नहीं है, ये गलत हो गया। कोप 30 इस बार हुआ था आपका 63वें का है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। पहले का है आपका डी, कोप 27 हुआ आपका अल सरमल शेख में, ठीक है। और जो चौथा है वो बेलम में हुआ, बेलम, ये बाकू और गेलम में कन्फ्यूजन हो रहा था, ठीक है। चौथे का ए है। दूसरे का सी, कोप 28 जो हुआ है आपका वो दुबई में हुआ है, जबकि जो लास्ट हुआ है यानी 29 हुआ था बाकू में, ठीक है। कोप 30 जो हुआ है इस बार हुआ था बेलम में, इम्पॉर्टेंट है कोप 30। कोप 31 का होगा कहाँ पर, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हुए हैं, ये आप देखिएगा, जरूर आपको मिलेगा इसमें। 64वां प्रश्न कहता है उत्तराखंड का जड़ी बूटी अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है जागेश्वर, गोपेश्वर, रामनगर या फिर बागेश्वर। और इसका सही जवाब है आपका 64वें का ऑप्शन बी, गोपेश्वर में है जड़ी बूटी अनुसंधान एवं विकास संस्थान। उत्तराखंड राज्य के बजट 2025-26 के अनुसार 4 धाम सड़क नेटवर्क सुधार के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? देखिए बजट में से इस बार राशि भी पूछी गई, मतलब आपको जब बजट दिया जाए तो सब कुछ आराम से एक बार इत्मीनान से बजट को पढ़ के जाइएगा। अगर आपका दिसंबर या जनवरी तक पेपर है तो बजट से पक्का क्वेश्चन आएगा 25-26 के, उसको पूरा पढ़ के जाइएगा कि कौन सी योजना के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है, वो भी क्वेश्चन अब पूछ रहा है। जो 4 धाम सड़क नेटवर्क सुधार के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 10 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं जनगणना। देखिए जनगणना से एक और क्वेश्चन आया है, इसके अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही हैं वो छांटने हैं। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले की जनसंख्या सबसे कम है, क्या ये सही बात है? पहला हाँ सही है, रुद्रप्रयाग जिले की जनसंख्या सबसे कम है, 66वें का ऑप्शन सी है राइट आंसर। पहला, तीसरा और चौथा। लिंगानुपात 9 से 63 है, जनसंख्या घनत्व 189, ये सही है। उत्तराखंड राज्य में नैनीताल का स्थान जनसंख्या में तीसरा है, ये गलत हो गया, यानी पहला, तीसरा और चौथा सही हो गया। अगला प्रश्न कहता है उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण भी जरूर पढ़ के जाना है, बड़े एग्जाम में पूछता है 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 के में उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर अनुमानित वृद्धि दर क्या थी? ये आपको बताना है। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, 6.61%। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के किस स्थान पर हिंदुस्तान मशीन टूल यानी HMT की इकाई स्थित है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए, 68वें का ऑप्शन ए, रानी बाग। अगला प्रश्न कहता है 69वां, उत्तराखंड राज्य के शिल्प उत्पादों को किस ब्रांड से बेचा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। और इसका सही जवाब है आपका 69वें का ऑप्शन डी, हिमाद्री ब्रांड। अगला प्रश्न देखिए, 6th खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड के द्वारा प्राप्त कुल स्कोर कितना? देखिए स्कोर तक पूछ ले रहा है ना। उत्तराखंड का स्थान कौन सा है ये तो पूछता ही था अब तक, और अब पूछ रहा है उसका स्कोर कितना है, तो आपको एकदम डीपली पढ़ना पड़ेगा पीसीएस के एग्जाम के लिए। और इसका सही जवाब है आपका 70वें का ऑप्शन सी, 38.75। 38.75 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अब नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड का स्कोर कितना है ये पूछ रहा है। इसमें 71वें स्कोर पे 2 क्वेश्चन आ गए, यानी कि आपको डीपली पढ़ना ही पड़ेगा। और उसका सही जवाब आपका 79। अब देखिए अगला प्रश्न, NAND गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या है? ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए हैं। और इसका सही जवाब है 72वें का ऑप्शन बी, A.B-।
कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है बाइट, बिट, हर्ट्ज या फिर पिक्सल, और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी हर्ट्ज प्रोसेसर के लिए। ईमेल भेजने एवं प्राप्त करने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। 74 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लाउड कंप्यूटिंग में PaaS का क्या तात्पर्य है? और इसका सही जवाब है आपका 75वें का ऑप्शन ए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अगला प्रश्न देखिए, एक आदर्श दृढ़ पिंड का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या है? फिजिक्स का क्वेश्चन आ चुका है और इसका सही जवाब आपको बताते हैं। 76वें का है ऑप्शन ए अनंत, इन्फिनिटी। कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं से भी क्वेश्चन खूब पूछे गए थे। समावेशी विकास पर केंद्रित है, ये आपको बताना है। ठीक है, समावेशी विकास पर इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना केंद्रित थी? ऑप्शन है 9वीं, 10वीं, 8वीं या फिर 11वीं, और इसका सही जवाब है 77वें का ऑप्शन डी 11वीं। अगला प्रश्न देखते हैं, 78वें पे आ गए हैं। रेखीय प्रसार गुणांक की विमा K-1 है, आयतन प्रसार गुणांक की विमा भी K-1 है। क्या इन कथनों पर विचार करना है, कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं, कौन से गलत हैं। ठीक है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, या दोनों ही सही हैं या दोनों ही गलत है। और इसका सही जवाब है दोनों ही सही हैं, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जब दूध दही में बदलता है तो खट्टा स्वाद आता है, उसका क्या कारण है? ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर टार्टरिक अम्ल। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल के कारण इसका स्वाद हो जाता है खट्टा। ये आपका सही जवाब हो गया। 79 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 80 में कहता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी D2O। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ताजमहल के संगमरमर का रंगहीन और चमकहीन होने का क्या कारण है? और उसका सही जवाब है आपका 81वें का ऑप्शन नंबर ए अम्ल वर्षा एसिड रेन। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल के आधार से शिखर तक उपस्थित वायु में ओजोन परत की सघनता की इकाई किसमें मापी जाती है? उसका सही जवाब का ऑप्शन ए डॉप्सन में मापी जाती है ओजोन परत की इकाई। 82वें का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, हरे पौधों में खाद्य के रूप में सौर ऊर्जा की भंडारण की दर क्या कहलाती है? और इसका सही जवाब है आपका 83 का ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पादकता। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे को ना तो हानि होता है ना ही लाभ प्राप्त होता है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए सहजीविता, सहभोजिता, परजीविता या फिर शोषण। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी सहभोजिता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व धरोहर स्थल है, इसके निवासियों में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और नीली भेड़ यानी ब्लू सीप सम्मिलित है। और उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी 1 और 2, ये दोनों के दोनों ही हैं सही। अगला प्रश्न है, घटकों का मिलान करना है। ठीक है, कौन सा कहाँ पर है, ठीक ये आपको बताना है 86वें में। और इसका अब देखिए जैव आवर्धन, स्थल भराव, समताप मंडल, स्थिर वैद्युत अवक्षेपण, इनके बारे में पूछ रहा है। अगर आपको समताप मंडल के बारे में पता है तो आप काफ़ी क्वेश्चन के करीब आ जाएंगे। 86 प्रश्न में आता है आपका देखिए समताप मंडल डी, ये ओजोन का निर्माण होता है यहाँ पर, यानी कि देखिए डी सिर्फ एक में मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 86 का ए हो जाएगा सही। इतने में ही आप क्वेश्चन निकल जाएंगे। तीसरा, चौथा, दूसरा, इसका तीसरा हो जाएगा, इसका चौथा हो जाएगा, इसका हो जाएगा दूसरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं, हर एक पार्ट से क्वेश्चन पूछता है पीसीएस में, हर एक पार्ट को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। हवा में 1-2 कथन दे रहा है, दोनों कथनों के बारे में बताना है क्या सही है क्या गलत है। हवा में प्रकाश पानी की तुलना में तेज़ी से चलता है, और दूसरा कथन कहता है हवा का अपवर्तनांक पानी से अधिक है। और इसमें से आपको छांटने हैं और ABCD में क्या क्या कहता है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। दोनों कथन सही है, कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है, और दोनों कथन सही हैं लेकिन कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसमें सही जवाब होगा आपका पहला, कि पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है। हवा में प्रकाश पानी की तुलना में तेज़ी से चलता है, ये सही बात है, लेकिन हवा का अपवर्तनांक पानी से अधिक होता है, ये गलत है। अगला प्रश्न पर आ गए हैं, 88वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं। सामान्य कोशिकाओं का कैंसरी नवद्रव्यीय कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाले भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक कारक क्या कहलाते हैं?
और इसका सही जवाब है आपका 88 का ऑप्शन नंबर ए, एंटी कैंसरजन है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, 89 में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नॉट पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आराम से क्वेश्चन पढ़ना है और नॉट कौन सा है ये आपको छांटना है इसमें से। और इसका सही जवाब आपका प्रांकुर मूलाग्र ये है, सही सुमेलित नहीं है और यही है इसका सही जवाब। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, 90 का, और इसका सही जवाब है आपका 90 का ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। पौधे के वर्गीकरण का सही क्रम क्या होता है, और उसका सही क्रम होता है यही 91 का ए, वर्ग, फिर आता है गण और फिर कुल, फिर वंश और फिर आती है जाति। अगला प्रश्न है 92 अप्रैल 2025 में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक बिल, जो कि चर्चाओं में बना रहता है, कोई भी संशोधन या विधेयक जो हाल फिलहाल में हो उसको आपको जरूर पढ़ना है। वो क्वेश्चन एग्जाम का पार्ट जरूर बनता ही बनता है। और इसका सही जवाब है आपका 92 का ऑप्शन नंबर बी की वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन को सुनिश्चित करना इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी दी है, ये आपको बताना है, क्योंकि हाल का ही एकदम क्वेश्चन था, अप्रैल का क्वेश्चन है करंट अफेयर का, और जून में पेपर हुआ है, मई जून यानी 3 महीने पहले का ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, जीवंत गाँव कार्यक्रम BVP 2 इज़ द राइट आंसर सीमावर्ती गाँवों के लिए। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में मनाए गए पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। हर एक महीने की आपको करंट अफेयर में यहाँ पर अपने वीडियोस के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, हमारी टीम इस पर लगातार काम करती है। एक महीने में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मंथली सीरीज भी हम इसमें डालते हैं। आप ज़रूर उनका अध्ययन करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। हर एक एग्जाम में देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से देखते रहिए। MCQ के माध्यम से आप जल्दी ही उन्हें याद कर पाते हैं। अप्रैल 2025 में मनाए गए पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, और इसका सही जवाब है आपका 94 का ऑप्शन नंबर बी, पूरे भारत में पोषण में सुधार, खासकर महिलाओं और बच्चों में ये था इस पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य। इसरो का मॉड्यूल 4 अप्रैल 2025 को वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया और हिंद महासागर में उतरा। मॉड्यूल का नाम बताइए, ये कौन सा मॉड्यूल था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, POEM पोएम 4, ये था इसका सही जवाब। 96 क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। मार्च 2025 में भारत सरकार ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पहल के तहत कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यानी RRBs का विलय की घोषणा की। ये एकदम ही चर्चाओं में बना हुआ था मार्च में, और इसका सही जवाब आपका 96 का ऑप्शन नंबर सी, 26। ठीक है, अभी कितने ग्रामीण बैंक बचे हैं, कितने PSU बैंक बचे हैं, वो भी आपको नोट करना है, क्योंकि इनके मर्जर पर भी बात चल रही है। तो ये भी सुर्खियों में बना हुआ है ये मुद्दा भी, तो इस पर भी आगे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। 97 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। 97 क्वेश्चन कहता है, विकसित भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सूचना का प्रसार करना और पहुंच को सुगम बनाना है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन सी, कल्याण और विकास योजनाएं। 98 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव विविधता की क्षति के कारण है। इसमें 3 कारण दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर सही है। आवासीय क्षति एवं विखंडन जंतु एवं पौधों के विलुप्तीकरण के मुख्य कारण है, क्या ये सही है। जी हाँ, ये सही है। मानव की गतिविधियों के द्वारा तो 98 प्रश्न क्या कहता है कि पहला कथन है कौन सा कथन जैव विविधता क्षति के कारण है। आवासीय क्षति एवं विखंडन जंतुओं एवं पौधों की विलुप्तीकरण के मुख्य कारण है। हाँ जी, ये एकदम सही है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि मानव की गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संपदा का अधिक दोहन हो जाता है, ये भी राइट है। तीसरा कहता है जब एक जाति यानी स्पीसीज विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु एवं पादप जातियाँ यानी स्पीसीज विलुप्त नहीं होता, ये गलत है। ये इसका मतलब इसका सही आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। तो 98 प्रश्न हो चुके हैं। हम आगे हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2025 में बैंकॉक में किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, ये आपको बताना है।
अभी हम देखते हैं इसमें कौन सा प्रश्न है। हाँ, इसका ऑप्शन है आसियान शिखर सम्मेलन, सार्क शिखर सम्मेलन, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन या G20 शिखर सम्मेलन। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे सम्मेलन में भाग लेने। ठीक है, ये तो हो गया आपका सही जवाब। अब है अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं हम लोग। जमैका में 7वां प्रश्न पे आ चुके हैं। जमैका में किस ऐतिहासिक स्थल को तटीय कटाव एवं तूफानी लहरों से खतरा है, जिसके कारण यूनेस्को की 2025 की शुरुआत में एक संरक्षण परियोजना शुरू करने की उसे पहल करनी पड़ी। जमैका में किस ऐतिहासिक स्थल को खतरा है? ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है पोर्ट रॉयल नेवल हॉस्पिटल, रोज हॉल ग्रेट हाउस, ब्लू एंड जॉन क्रो माउंटेन या फिर डेवोन हाउस। एकदम रिसेंट का क्वेश्चन है। जो भी रिसेंट में घटनाएं घटती हैं उससे ही रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, तो नज़र बनाए रखनी है हर एक करंट अफेयर्स पे। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन है पोर्ट रॉयल नेवल हॉस्पिटल। ठीक है, यह है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 101वें प्रश्न में हम आ चुके हैं। सिंगापुर के किस विद्यार्थी ने मैकेनोजेनेटिक सेलुलर इंजीनियरिंग में अपने काम के लिए अप्रैल 2025 में ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज पुरस्कार जीता था? अब क्वेश्चन है, ऑप्शन है जैस्मिन इयाल, अमांडा चेन, प्रिया नटराजन या फिर ली वे। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका 101वें का ऑप्शन ए जैस्मिन इयाल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश ब्रिक्स के सदस्य? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिक्स में अभी हालिया में कुछ सदस्य देश जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये रिसेंट में चर्चाओं में बना हुआ था। ऑप्शन देखिए, एक भारत, इंडोनेशिया, ईरान, मिस्र और इथियोपिया। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5, यानी सभी के सभी क्या हैं? ब्रिक्स के सदस्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 103 जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त ने दुनिया भर में मानवाधिकार कार्यों का समर्थन देने के लिए कितनी धनराशि की अपील की? ऑप्शन है $300 मिलियन, $400 मिलियन, $500 मिलियन या फिर $600 मिलियन। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी $500 मिलियन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 104 प्रश्न की तरफ हम आ चुके हैं। डिजी लॉकर सेवा का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन देखिए, व्यक्तिगत दस्तावेजों के लिए क्लाउड स्टोरेज प्रदान करना। जी हाँ, यही है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। 105वां प्रश्न की तरफ आ चुके हैं। 105वां प्रश्न कहता है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को किस वैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया है? संयुक्त राष्ट्र या यूनेस्को या जो भी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है वो हर साल को किसी न किसी रूप में मनाती हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। अब इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका 105वें का ऑप्शन नंबर बी, ये गलत हो गया, क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यह है इसका सही जवाब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब 106 प्रश्न पर हम आते हैं। 106 प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग रोगी की आनुवंशिक संरचना के आधार पर व्यक्तिगत दवा बनाने के लिए किया जाता है? ये 106 क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कर दिया गया है डिलीट। ठीक है, इस क्वेश्चन का कोई जवाब आयोग ने दिया नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित से किस तकनीक का उपयोग रोगी की आनुवंशिक संरचना के आधार पर व्यक्तिगत दवा बनाने के लिए किया जाता है? वैसे इसका ऑप्शन ए होना चाहिए था राइट आंसर, लेकिन ये नहीं दिया गया क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी और इस पर भी फोकस किया गया, बायो प्रिंटिंग पर भी, तो ये क्वेश्चन विवादों में था और इसका सही जवाब ना होने के कारण आयोग ने इसको डिलीट कर दिया। 107वें प्रश्न की तरफ आते हैं। IIT रुड़की द्वारा स्थापित सेमीकंडक्टर अनुसंधान के लिए उत्तराखंड की पहली नैनो फैब्रिकेशन सुविधा के बारे में कौन सा कथन गलत है? को गलत प्रश्न छांटना है, गलत कथन कौन सा है? यह सरकार के सेमीकंडक्टर मिशन का पूरक है, ऑप्शन ए। ठीक है, हाँ ये तो है, ये तो सही कह रहा है। यह सरकार के समुद्रयान मिशन का पूरक है, नहीं, इससे इसका मतलब नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि ये तीनों के तीनों है सही और यही है सही आंसर। जो होता है गलत उसी को इसमें छांटना है आपने। अगला प्रश्न देखते हैं। 108वां प्रश्न। भारतीय सेना उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित सूर्य देव भूमि चुनौती कार्यक्रम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये आपको छांटना है। गलत कथन पूछता है या नॉट वाले प्रश्न कथन पर बच्चे फंसते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को एग्जामिनर आजकल बहुतायत में दे रहा है। और इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और बताइए कौन सा इसमें गलत है। सेना और नागरिकों के लगभग 150 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। जी हाँ, एकदम सही है।
इसमें 210 किलोमीटर की ऊंचाई पर साइकिलिंग शामिल थी, नहीं ये इसमें शामिल नहीं थी। इसका मतलब ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 108वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। बाकी चीज़ें भी पढ़ लेते हैं। इसमें 37 किलोमीटर की गहन ट्रेल रन शामिल थी और इसके बाद 8 किलोमीटर की सड़क दौड़ थी। ये तीनों की चीज़ें सूर्यदेव भूमि चुनौती कार्यक्रम के बारे में सही थी और सिर्फ ऑप्शन बी गलत था, इसीलिए यही है इसका सही जवाब। 109वां 2025 जनवरी 2025 में जारी पोप फ्रांसिस की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? जो भी पुस्तकें इंपॉर्टेंट बुक्स इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जब जारी करती हैं तो उस पर आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन एग्जाम का पार्ट बनता है। और इसका सही जवाब आपका होप है इनकी आत्मकथा का शीर्षक पोप फ्रांसिस की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 110वें प्रश्न पर आ चुके हैं। उत्तराखंड में से निम्नलिखित में से किसे सामाजिक कार्य के लिए 2025 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आगे भी एग्जाम में आएगा अभी, है ना। तो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और इसका सही जवाब आपको बताना है और सही जवाब है इसका श्रीमती राधा बहन भट्ट। ये निर्वाचन वाला जो आरओ का पेपर का आया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में स्थित केंद्रीय सरकार के संस्थानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? आपको गलत छांटना रहेगा। 3 सही है, सिर्फ एक है जो इसमें से गलत है, वो आपको बताना है। और इसका देखिए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण देहरादून में, हाँ जी है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की में है, ये भी है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, हाँ ये भी है। शीत जल मत्स्य अनुसंधान संस्थालय निदेशालय, ये हल्द्वानी में नहीं है। ये है इसका सही जवाब। आपको बताना है ये कहाँ पर है और इसका ऑप्शन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। उत्तराखंड में 2025 में आयोजित होने वाले महोत्सवों, प्रदर्शनों, एक्सपो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत क्वेश्चन ही आपको छांटने को दे रहा है, यही अब पैटर्न बन चुका है और आपको छांटना इसमें से कौन सा कथन गलत है। CII उत्तराखंड औद्योगिक शिखर सम्मेलन और एक्सपो क्या हरिद्वार में हुआ है? जी हाँ, यह हरिद्वार में हुआ है। टिहरी झील महोत्सव टिहरी में है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश में, सिर्फ एक ये है जो नहीं हुआ है देहरादून में और यही है इसका सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बाद भारत डैश ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए स्वयं को तैयार करना है। कौन से वाले ओलंपिक खेलों की तैयारी के लिए भारत अपने को तैयार कर रहा है, ये आपको बताना है और इसका सही जवाब आपको ऑप्शन बी 2036, यह इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक पुष्पेश पंत के द्वारा नहीं लिखी गई? नॉट पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। नॉट वाले पर आपको फोकस करना है, यानी कि बाकी 3 उसने लिखी हैं लेखक पुष्पेश पंत जी ने, और बाकी एक जो है वो नहीं लिखी है, वो आपको छांटना है वो कौन सा है। और उसका सही जवाब है हिमालय की बर्फ इनकी रचना नहीं है, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बाकी फ्रॉम द किंग्स टेबल टू स्ट्रीट फूड पुस्तकों को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आते हैं। इस पुस्तक के राइटर कौन है, लेखक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। फ्रॉम द किंग्स टेबल टू स्ट्रीट फूड ये एक पुष्पेश पंत की रचना है। इसी तरह विक्ट्री मंथ द लीडर्स पार्ट टू सक्सेस, ये भी इनके द्वारा लिखी गई है, और लज्जतनामा भी। अगला प्रश्न देखते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया? 38वें राष्ट्रीय खेल अभी चर्चाओं में बने रहेंगे, इस टॉपिक को अच्छे से कवर करिएगा कि 38वें राष्ट्रीय खेल स्टार्ट कहाँ पर हुए उत्तराखंड में, कहाँ पर समापन हुए, किस राज्य ने सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीते, कितने जीते, उत्तराखंड ने कितने पुरस्कार जीते, ये सारे की सारे चीज़ें आपको नोट करनी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। नेशनल लेवल का खेल हुआ है ना, और उत्तराखंड में हुआ है और सफलतापूर्वक हुआ है। समापन समारोह कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है और इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी में इसका समापन समारोह हुआ था। सिलक्यारा सुरंग, देखिए सुर्खियों में थी सिलक्यारा सुरंग डैश तक फैली है, इसने गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की 20 किलोमीटर की से अधिक कम दूरी करने का अनुमान है इससे, सिलक्यारा सुरंग से। ये कितने किलोमीटर की है ये आपको बताना है और इसका सही जवाब है आपका 116वें का सी 4.531 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को वाले उत्तराखंड में स्थित हैं, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन कौन से विश्व धरोहर स्थल जो यूनेस्को में लिस्टेड हैं वो उत्तराखंड में स्थित है, ये आपको बताना है। फूलों की घाटी, जी हाँ, फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित तो है ही है, साथ ही साथ यूनेस्को का धरोहर स्थल भी है। इसके अलावा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों के दोनों यूनेस्को में शामिल है, उत्तराखंड में है। काजीरंगा यहाँ नहीं है, ना ही भारत के पर्वतीय रेल मार्ग। अगला प्रश्न देखते हैं। 118वें प्रश्न की तरफ आ चुके हैं। यूनानी ग्रंथों में किस प्राचीन नगर को
ब्रोथा नाम दिया गया था, ये आपको बताना है। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को पॉली ब्रोथा नाम दिया गया था यूनानी ग्रंथों में। अगला प्रश्न क्या कहता है, अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश लेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ऑप्शन और दूसरा कथन कहता है मानसेरा और शाहबाजी गढ़ से प्राप्त अभिलेख प्राकृत भाषा और खरोष्टी लिपि में है। अशोक के शिलालेख जो भी हैं इम्पॉर्टेंट है ना, उनको अच्छे से पढ़िए। क्या भाषा है, कौन सा शिलालेख कहाँ पर मिला है, ज़्यादा नहीं है, 13 तक के आपको जो इसकी हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। यही बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। और इसका सही जवाब आपका 119वें का ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों के दोनों कथन हैं सही। कथनों पर क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, सुमेलित करने वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ये पैटर्न बन चुका है। इसके अलावा गलत कौन सा है वो छांटने आ रहे हैं। तो आपको अच्छे से क्वेश्चंस को लगाना है। अब क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेंदी पेपर हो चुका है, ये आपको दिख रहा है इन पेपरों से। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करने वाला आ गया। अब ये रचनाएं दी गई हैं, जीवन चरित्र दिए गए हैं, उनके लेखक आपसे पूछ रहा है ना, और ये आपको बताना है कौन है इसमें सही जवाब। रामचरित जीवन चरित्र है ये, रामचरित मानस की बात नहीं हुई, रामचरित। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है, इतने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेवल बढ़ता ही जा रहा है। तो रामचरित जो है लिखा गया है संध्या कर नंदी के द्वारा। ए का 3 कुछ किस में है, एक तो ए में है और एक है सी में, इन दोनों में से, यानी कि बी और सी तो गलत हो गए आपके, ठीक है। अब इसके बाद आता है नवहसांक चरित। ये लिखा गया है आपका पद्मगुप्त के द्वारा, यानी बी का पहला इन दोनों में है, इन दोनों में बी का पहला है। अब आपको देखना है सी, अगर सी आप सही बता देते हैं तो सही हो जाता है। सी का है कुमार पाल चरित और ये लिखा गया है हेमचंद्र के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। और लास्ट विक्रमांक देवचरित, ये लिखी गई है रचना बिल्हड़ के द्वारा, यही है इसका सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए हैं। आपको रचनाएं सिर्फ एक नहीं याद रखनी है, अब सारी रचनाएं याद रखनी है, तभी आप यहाँ पर मिला पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आयोग का एक पैटर्न बन चुका है। देखिए, खजाइन उल फुतूह, नूह सिपहर, मिफ्ता उल फुतूह और किरान उस सादेन कौन कौन से अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए हैं। और इसका सही जवाब है चारों के चारों, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कहता है, कृषि में सुधार के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक के द्वारा। चिराग दिल्ली के नाम से कौन लोकप्रिय थे। ऑप्शन है शेख निजामुद्दीन, फरीदुद्दीन मसूद, नासिरुद्दीन महमूद या फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी नसरुद्दीन महमूद, ये थे चिरागे दिल्ली के नाम से फेमस। आता है 124वां प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले की घटना से आखिरी घटना तक, यानी सबसे पहले घटना कौन सी घटित हुई है वो आपको पहले बताना है, उसके बाद कौन दूसरी और फिर कौन तीसरी, और इस तरीके से चारों के चारों को आपको अरेंज करना है। और इसमें देखिए पानीपत का युद्ध सबसे पहले होता है, यानी कि फर्स्ट आ गया। फर्स्ट किस किस में, फर्स्ट सभी में, ठीक है। इसके बाद खानवा का युद्ध होता है, फर्स्ट का सेकंड, यानी ए और सी अभी बचे हुए हैं, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन होगा। घाघरा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध, पहले होता है चंदेरी का युद्ध और उसके बाद होता है घाघरा का युद्ध, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी फर्स्ट 3 4 एंड थर्ड, ये है इसका सही जवाब, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 124वें का सी हो गया, ठीक है। 125वां कहता है जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे। ऑप्शन देखिए, सारे चित्रकार हैं, इनमें से कोई चित्रकार जो है जहांगीर के दरबार में है वो आपको बताने हैं वो कौन है। बसावन, मनोहर, बिशुनदास और मंसूर। इसका सही जवाब आपका मनोहर, बिशुनदास और मंसूर, ये तीनों के तीनों जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई है 1920 में। 126वां क्वेश्चन वैसे डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, इसके ऊपर हम ज़्यादा भी फोकस नहीं करते, लेकिन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे, हाँ ये तो सही है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना ऐसे डांगे द्वारा 1929 में की गई थी। इन क्वेश्चंस में ऑप्शन जो है गलत हो रहे थे, इसीलिए इसको डिलीट कर दिया गया। तो 126 पर अभी हम नहीं जाएंगे, फिलहाल हम चलते हैं 127 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कृष्ण और शुक्ल 2 शाखाओं में विभक्त है। और इसका सही जवाब है आपका 127वें का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यजुर्वेद।
अगला प्रश्न देखते हैं 128वां प्रश्न, निम्नलिखित से कौन से आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित है। देखिए अब एक आयोग नहीं पूछता है, कितने सारे आयोग दे रहा है और आपको मिलान करना है कौन कौन से आयोग अकाल से संबंधित है। तो थोड़ा डीपली अब आपको अपने सिलेबस को कवर करना होगा और साथ ही साथ MCQ और PYQ लगाते रहिए, तभी आपका स्कोर अच्छा बनेगा। ऑप्शन देखिए, कैम्पबेल आयोग, लयाल आयोग, स्ट्रेची आयोग या ऑप्शन 4 हंटर आयोग। ठीक है, और 128वें का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए, कैम्पबेल आयोग, लयाल आयोग और स्ट्रेची आयोग, तीनों की तीनों से संबंधित किससे, अकाल से। हंटर आयोग तो आपको पता है, हंटर कमीशन 2 टाइप का था। हंटर आयोग वैसे शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, एक हंटर कमीशन बना था जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए भी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1938 में किसको राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और इसका सही जवाब है आपका जवाहरलाल नेहरू, इन्हें राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये भी याद रखना कब किया गया था, 1938 में। ये आपको याद रखना है, कभी एग्जाम ऐसे में घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया था। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 16 अगस्त 1946। अगला प्रश्न देखिए, द इंडियन मुसलमान पुस्तक किसने लिखी है। और ऑप्शंस में सही जवाब है आपका W हंटर, इन्होंने लिखी था द इंडियन मुसलमान। अगला प्रश्न देखिए, बम्बई में धार्मिक सुधारों का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, परमहंस मंडली के द्वारा इसका सुधारों का प्रारंभ किया गया था बम्बई में। शिक्षा की सार्जेंट योजना 133वां प्रश्न, और इसका सही जवाब है 1944। अगला देखते हैं, गोरखा प्रशासन के संबंध में है ना, 134वां प्रश्न। इसमें कहता है गोरखा प्रशासन के समय न्यायाधीश को विचारी कहा जाता था। जी हाँ, सही है। अभी भी गाँव में बहुत जगह जो भी न्यायाधीश या जिनके पास आप अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं उन्हें विचारी ही कहा जाता है। ठीक है। दूसरा, अदालत के अन्य न्यायकर्ताओं को सभा भी कहा जाता था। जी हाँ, ये एकदम से गोरखा प्रशासन इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़िएगा। उन्होंने राज किया है यहाँ पर उत्तराखंड में, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। त्वरित न्याय हेतु दिव्यनामा अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। जी नहीं, ये ऑप्शन हो गया गलत, यानी कि 134वें का सही जवाब है 1 और 2। अगला प्रश्न देखिए, सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्ति किए, कारकी, बोरा, तड़ागी एवं चौधरी। कथन आ रहे हैं, कथनों में से आपको सही कथनों का चुनाव करना है। ठीक है, और इसका सही जवाब आपको पता लगाना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और कहता है उपरोक्त सभी को संयुक्त रूप से 4 आल कहा जाता था। जी हाँ, एकदम सही है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका। औपनिवेशिक काल में उत्तराखंड में कमीण के क्या कर्तव्य थे। और इसका सही जवाब है दोस्तों 137वें का सही जवाब हो गया। नहीं, 137वें में क्यों आ रहे हो, 136वें क्वेश्चन पे देखते हैं। 136वां क्वेश्चन कहता है, हाँ ये सही है, एक निर्धारित गांवों से राजस्व को एकत्रित करना ये था कमीण का कार्य, टैक्स कलेक्टर था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैसे ये क्वेश्चन कर दिया गया है डिलीट, इस क्वेश्चन पर हम नहीं जाएंगे फिलहाल। लेकिन देखिए जो इंडियन इंडिपेंडेंस है उससे क्वेश्चन आता ही है। सैयद अहमद खान के द्वारा कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट लिखी गई। मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को फांसी दी गई। लखनऊ में हजरत महल ने विद्रोह किया। बरेली में नाना साहब ने विद्रोह किया, है ना। तो इसमें जो है ऑप्शंस कुछ गलत हो रहे थे, इसकी वजह से ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, 138वें की तरफ। ट्रेल द्वारा 1833 में किस स्थान पर देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी, ये आपको बताना है। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, अल्मोड़ा। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको अच्छे से याद करिएगा। गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी। और ऑप्शन है रामशरण रतूड़ी, धर्मानंद गैरोला, आसाराम नौटियाल और तारादत्त गैरोला। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, तारादत्त गैरोला। अगला प्रश्न देखते हैं, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया था, ये आपको बताना है। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, ब्रह्मपुर। 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा किसने स्थापित की। और इसका सही जवाब है 141वें का ऑप्शन सी, स्वामी विचारानंद सरस्वती। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, 142वें प्रश्न पर हम आ चुके हैं। 1918 में किस स्थान पर बद्रीदत्त पांडे ने महात्मा गांधी से भेंट की और कुली बेगार प्रथा से उन्हें अवगत कराया। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, कलकत्ता।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया है, इसके बारे में नहीं जानेंगे। बस आप देखिए खटीमा कांड, मसूरी कांड, मुजफ्फरनगर कांड और काला दिवस, इनमें डेट वाइज कुछ कन्फ्यूजन था, इसी की वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है ना। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब इनको नोट कर लीजिएगा, ये सारे कांड्स पे जो है ये जो भी घटनाएं हुई हैं इन पे क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको ये अच्छे से पता करना है। टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? गढ़वाल नरेशों पर जो भी परमार वंश के शासक हैं उन्होंने क्या क्या कार्य किए इंपॉर्टेंट, वो आपको लिखना पड़ेगा, उस पर नोट्स बनाने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन देखिए लोअर पीसीएस में भी आया था, प्रिंटिंग प्रेस वाला, और यहाँ पर भी देखिए अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत इन 4 राज्यों में से किसी एक ने की, वो किसने की वो आपको बताना है। और सही जवाब है आपका प्रताप शाह, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन, उसको लोअर पीसीएस में भी पूछा गया है ना, वहाँ दूसरा अधिवेशन पूछा गया था, यहाँ चौथा पूछ रहा है। चारों के चारों अधिवेशन अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन जरूर आता है इससे। और आपके ऑप्शन है कोटद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर और अल्मोड़ा, और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, काशीपुर में हुआ था चौथा अधिवेशन 145वें का, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। परमार राजा, अब कथनों वाले कितने क्वेश्चन आ रहे हैं देख रहे हैं, ये है पैटर्न। इसी तरीके से आप PIQ लगाएंगे तो आपको पैटर्न पता चलेगा कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है। परमार राजा फतेह शाह ने गुरु रामराय को अपने राज्य में आमंत्रित किया। उन्होंने देहरादून में गुरुद्वारे के निर्माण का स्वागत किया। उन्हें 4 गांव छायवाला, भोजनवाला, पंडितवाड़ी और घंटा वाला उन्हें भेंट किए गए। आपको इन क्वेश्चंस में से छांटने हैं कौन से सही हैं, और उसका सही जवाब है पहला और दूसरा, यानी कि 1 और 2 वाला ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ये है गलत। अगला प्रश्न देखते हैं। 1814 के अंग्रेज गोरखा युद्ध के दौरान देहरादून सैन्य अभियान में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितना डीपली क्वेश्चन अब आने लगे हैं। उत्तराखंड से सीधे क्वेश्चन नहीं है, ये PCS का गया, अपर PCS का, और इसमें 92 के आसपास मेरिट गई है, तो क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था इसमें। ज्योग्राफी और करंट अफेयर के क्वेश्चन तो ईजी थे, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन इनका लेवल अच्छा था, मॉडरेट टू टफ ये माना जाएगा, ठीक है। और इसका सही जवाब है आपका 147वें का, ऑप्शन बी, मेजर जनरल गिलेस्पी, इन्होंने देहरादून सैन्य अभियान में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, ठीक है। आपको गोरखा ने किसने किया था वो भी पढ़ना होगा, तो थोड़ा सा डीप में पढ़िए उत्तराखंड को। वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सोना का अग्रणी उत्पादक बना है? और आपके ऑप्शन है चीन, USA, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका। उसका सही जवाब आपका चीन है देश। चीन देश जो है सोने का अग्रणी उत्पादक है 2023 में। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवालिक श्रेणी मुख्यतः किस प्रकार की सामग्री से निर्मित है? आग्नेय चट्टानें, संपीडित चट्टानें, असंपीडित अवसाद या फिर कायांतरित चट्टानें। और इसका सही जवाब है 149वें का, ऑप्शन सी, असंपीडित अवसाद, यही है इसका सही जवाब। अब आपको अगला लास्ट प्रश्न पर हम आ चुके हैं 150वें प्रश्न पर। गढ़वाल चित्रकला चेहरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कथनों वाले क्वेश्चन कम से कम 15-20 क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। कोई भी टॉपिक उठाएंगे तो उसके पॉइंट वाइज नोट्स जरूर बनाइए, और उसको साथ ही साथ आप PIQ लगाते रहिए, इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या कथन दिए गए हैं। पृथ्वी शाह के दरबार में मई 1658 में श्यामदास और हरदास श्रीनगर आए। कला प्रेमी गढ़वाल नरेशों के दरबार में उन्हें तस्वीरदार का पद मिला, और ये दोनों के दोनों ही कथन है सही, यानी 1 और 2 इसका है राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज के हैं 150 GS के क्वेश्चन PYQ की सीरीज़ में। हमारा ये चौथा पेपर है, इससे पहले 3 पेपर और भी हमने कर लिए हैं, उन तीनों पेपरों को आप अच्छे से देखिए, है ना, उससे आपको पैटर्न का अंदाज़ा लग जाएगा और आपकी तैयारी को एक बूस्टअप मिलेगा। तो दोस्तों आपका स्कोर कितना रहा इस पेपर में जो अभी आपने किया, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब अगला टॉपिक हम किस पर बनाएं, है ना, और ये भी हमको अपनी तरफ से बताइएगा। फिलहाल PYQ सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहेगी। अभी बहुत सारे पेपर्स हैं जो आपको कंप्लीट कराने हैं। बहुत सारे बच्चों को पेपर्स और उसका आंसर नहीं मिलते हैं, तो ये संशोधित आंसर की है, यानी कि जो फाइनल आंसर की है उस पर ही हमारी ये सीरीज़ चल रही है। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं एक बार उनको ज़रूर देखिए, इससे आपकी तैयारी को बल मिलेगा। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना गवाइए और पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।